नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। खासतौर पर पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार के किसानों के लिए कुछ अहम कदमों की घोषणा की गई है। पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, किस तरह से इस पूरी योजना के तहत खासकर पूर्वोत्तर के किसानों के लिए एक बड़ा फायदा खेती किसानी से जुड़े किसानों के लिए, साथ ही साथ पूरा देश में आत्मनिर्भरता को लेकर, जिस तरह से तेल के उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, उसमें एक अहम फैसला होगा। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि नेशनल पाम ऑयल मिशन का ऐलान किया गया है और इसमें 11,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है और खास तौर पर उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर पाम ऑयल की खेती हो सकती है। चूंकि भारत इस क्षेत्र में आयात पर निर्भर है। हम जानते हैं कि जो हम खाद्य तेलों का आयात करते हैं उसमें से 56% पाम ऑयल का आयात करते हैं और किस तरह से हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि एक बड़े मिशन की शुरुआत की गई जिसमें प्रयास किया जाएगा खासतौर पर उत्तर पूर्व के इलाके या फिर जिन राज्यों में इसकी खेती बढ़ाई जा सकती है उसका रकबा जो मौजूदा रकबा है उससे 3 गुना तकरीबन करने की कोशिश की जाए। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब इतने बड़े एक मिशन की ऐलान की गई है। चूंकि हमने देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तमाम क्षेत्रों में देश में प्रगति हुई है, हम निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक खाद्य तेलों का सवाल है उसमें हम अभी भी आयात पर निर्भर है बड़ी मात्रा में। हालांकि तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ा है, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन पाम ऑयल की जो आयात है वो अभी काफी बड़ी मात्रा में की जाती है। तो ऐसे में कोशिश इस बात को लेकर है कि इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना जा सके और इसमें जो चुनौतियां हैं, जो एक तरह से दिक्कतें होती थी किसानों को, वो देखते हुए एक पूरा समग्र प्लान बनाया गया है। किस तरह से किसानों को उनकी तय कीमत सुनिश्चित हो, किसानों को मदद की जाए। 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एक तरह से सहायता देने की बात कही गई है, जबकि मौजूदा सहायता सिर्फ 12,000 प्रति हेक्टेयर है। तो इस तरह की जो तमाम चुनौतियां हैं जिसमें किसानों को दिक्कत होती थी, चाहे वो तय कीमत न मिलने की बात हो या बाजार में वो अवस्थापना या बाजार में ऐसे जुड़े उद्योग जो है वो ना होना, खासतौर पर उत्तर पूर्व के इलाकों में, तो उसके गठन के लिए भी ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। तो 11,000 करोड़ की ये जो योजना है ये इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी होगी 60-40 की होगी, जबकि उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए 90-10 यानी 90% पैसा केंद्र लगाएगा और 10% उत्तर पूर्व के राज्य लगाएंगे। तो एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कह सकते हैं खाद्य तेलों में की गई है। जी शैलेंद्र, किस तरह से आम आदमी की जेब और स्वास्थ्य दोनों पर असर डालेगी ये पूरी योजना? ये देखिए, हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब हम देखते हैं कि जरूरत के लिहाज से खाद्य तेल की कमी है देश में, तो ऐसे में कई बार उसका कीमतों पर असर पड़ता है और कई बार हमें जब आयात करना होता है तब उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो एक तो कीमतें वाजिब रहेंगी, जो बाजार में जो खाद्य तेलों की कीमतें हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगी जब घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अक्सर हम जानते हैं कि कई बार ये देखने को मिलता है कि शुद्ध खाद्य तेल की जो उपलब्धता है उसको लेकर भी एक चुनौती होती है। लेकिन जब तिलहन का उत्पादन जिस तरह से बढ़ रहा है और पाम ऑयल की खेती का रकबा बढ़ाने की जो योजना है उससे जब पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ेगा तो जो खाद्य तेलों को लेकर जो एक कमी है मौजूदा समय में भारत में जरूरत के लिहाज से, वो कमी पूरी होगी, जिससे जो कीमतें हैं उस पर भी एक लगाम लगेगी लंबे समय में। तो निश्चित तौर पर ये उसका एक सकारात्मक असर आने वाले वर्षों में दिखेगा जब एक बड़ी कार्य योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, जो कि 11,000 करोड़ की ये परियोजना है और रकबा इसमें बढ़ाने की बात कही गई है। तो उसका सीधा असर उत्पादन पर, खाद्य तेलों के उत्पादन पर दिखने वाला है अगले कुछ वर्षों में। लेकिन एक चुनौती इसमें रहती है, क्योंकि अगर आप पाम ऑयल की बात करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये इसके जो खेती होती है उसमें 5 से 7 वर्ष बाद फल आने शुरू होते हैं। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से देखें तो काफी समय लगता है। तो ऐसे में किसानों को एक गारंटी देने की जरूरत है कि जब उनका उत्पादन हो तब उसकी कीमतें कम न हो। तो इसलिए सरकार ने योजना बनाई है। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि अगर तय कीमत से कीमत कम होती है तो उसकी भरपाई सीधे खातों में की जाएगी,
डीबीटी के जरिए, साथ ही साथ जिस तरह से अन्य फसलों का मूल्य निर्धारण होता है, हम जानते हैं जैसे एमएसपी है गेहूं और धान के लिए और तमाम अन्य फसलों के लिए घोषित होती है, उसी मैकेनिज्म के तहत इसकी भी एक कीमत तय की जाएगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात की। खिलाड़ियों ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने मेडल न जीतने वाले खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने एक एक खिलाड़ी के साथ मिलकर बातचीत की और खिलाड़ियों के मेडल के साथ फोटो भी खिंचवाई। हॉकी में 41 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम ने पीएम मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट की। गौरतलब है कि इस बार का ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा और देश ने पहली बार कुल 7 मेडल अपने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में 100 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ट्रैक एंड फील्ड में देश को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया था। रवि दहिया ने कुश्ती में और मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया था। वहीं पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। सचमुच में अपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है और खेल में इंटरेस्ट, ये ओलंपिक अपने देश में मेडल से ज्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता था, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को जरा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा। इस ओलंपिक के बाद माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करो। ओलंपिक 2020 में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को उनका फेवरेट चूरमा परोसा गया। कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया? अभी आते ही वहाँ से और एक बार खाना होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, पीएम मोदी ने मीराबाई चानू की सराहना करते हुए कहा कि ट्रक ड्राइवरों का धन्यवाद करने की उनकी बात ने लोगों को प्रेरणा दी। देखिए, आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे एक और बात से संतोष हुआ और वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया। ये मैं सच बताता हूँ, मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता है और ये तुमने करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने मेडल जीतने के बाद सबको याद किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं भवानी देवी के शानदार खेल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को एक नए खेल से परिचित कराया आपने। भवानी, अब मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। नमस्ते, वणकम बोलना पड़ेगा। 15 साल के बाद 15 साल हार्डवर्क के बाद मेरी पहली क्वालिफिकेशन हुई है ओलंपिक्स के लिए। तो मेरे लिए जो आपने मोटिवेट किया है ओलंपिक्स जाने से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि मेरा सेकंड मैच में हार गई थी, मैं डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन आपका ट्वीट के बाद वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजिंग था। तो थैंक यू सो मच सर। भवानी, आपको ऐसा लगता है कि आपका क्वालिफाई होना
वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं थी। और सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं हुई थी, पूरा हिंदुस्तान क्वालिफाई हुआ है। और इसके साथ आपका ब्लेसिंग्स भी चाहिए। हाँ। चलिए, माँ के आशीर्वाद लेते रहो, ये माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया है ना। नेक्स्ट ओलंपिक में मैं मेडल लाके वह पक्का ले आओगी, पक्का ले आओगी। लेकिन आप मेडल लाओगे इतना ही नहीं, आपका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो मेडल में नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने देश के बेटे बेटियों में इस नए क्षेत्र में उत्साह के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। आपने पूरा यानी मिजाज बदला है लोगों का। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खिलाड़ियों के ओलंपिक के मैदान में उनके अनुभवों को इस तरह से साझा किया होगा। आइए बढ़ते अगली खबरों की तरफ। अफगानिस्तान में जारी उथल पुथल के बीच कई बड़े तालिबानी नेताओं के काबुल पहुंचने की खबर है। वहीं मंगलवार को तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां महिलाओं के हितों की रक्षा की बात की, वहीं दूसरी ओर दुनिया को भी भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान में शांति कायम की जाएगी और कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला न्यूज एंकरों को बैन कर दिया है। सरकारी न्यूज चैनल की महिला न्यूज एंकर को तालिबान ने तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने बताया कि दोनों की चर्चा अफगानिस्तान पर केंद्रित रही। पेगासस मामले में जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग को रद्द करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एम.बी. लोकूर की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि राज्य सरकार का निर्णय असंवैधानिक है। कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित सर एम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले की सीआईडी जांच में खुलासा हुआ है कि जो लोग हुर्रियत के चैनल से खासकर MBBS की सीट खरीदकर पाकिस्तान पढ़ने गए, उस पैसे का आतंकवाद को फंड करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोई 80 के करीब ऐसे केसेस MBBS के जो अभी तक तफ्तीश ने निकाले हैं, जो हुर्रियत के चैनल से जो है वो पाकिस्तान गए। ये भी मालूम हुआ है कि 10 से 12 लाख रुपए की रकम एक सीट के लिए देनी पड़ती थी और बहुत बड़ी रकम इस जरिए से अगर 40 के करीब केसेस पर ईयर भी देखें तो जमा होती थी, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग 1 साल की कलेक्शन बनती है। ये भी मालूम हुआ कि ये जो 4 करोड़ के करीब कलेक्शन बनती थी, एक न एक जरिए से उसका रूट आगे टेररिज्म की तरफ फंडिंग के लिए निकलता था, जिसके लिए काफी एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो जमा कर चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अब तक करीब 2 करोड़ गरीब लोगों को इलाज मिल चुका है। सरकार के मुताबिक अब तक देश भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 24,683 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 16 करोड़ 20 लाख पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत सत्यापित किया गया है और आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं। केंद्र के मुताबिक 918 स्वास्थ्य लाभ पैकेज हैं, जिनमें कोरोना का इलाज और कोरोना टेस्ट के साथ 1669 प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।
अब तक लगभग 23,000 सार्वजनिक और निजी अस्पतालों का एक नेटवर्क देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़ चुका है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कोविड बीमारी से बचाव के लिए बच्चों की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फाइनल स्टेज में है और उम्मीद है कि अगले महीने तक आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल जाएगी। हमारा क्लिनिकल ट्रायल फाइनल फेस हो गया। मेरे ख्याल में ये मंथ एंड में, नेक्स्ट मंथ में लाइसेंस आ जाएंगे बच्चा लोग को। हम लोग हमारा वैक्सीन एक ही है ग्लोबल में, 2 साल से 18 साल को दे सकते हैं। और डीडी न्यूज से खास बातचीत में भारत बायोटेक के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि जल्दी ही कोरोना का नेजल वैक्सीन आ जाएगा। नेजल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि नेजल वैक्सीन लेने से व्यक्ति दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर पाएगा। नेजल वैक्सीन को वैक्सीन के 1 डोज लेने के बाद लेना है। उन्होंने कहा कि नेजल वैक्सीन कोरोना महामारी को रोकने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला से पूरी बातचीत देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नेजल सिर्फ नेजल नहीं अच्छा नहीं काम करेंगे, लेकिन एक कोवैक्सीन 1 डोज फर्स्ट डोज, सेकंड डोज नेजल दिया तो मेरे ख्याल में हमें रिसर्च चल रहा है, मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी, लेकिन वो आ गया तो अच्छा रिजल्ट, अब कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। बाद में ट्रांसमिशन भी हो जाता है। नेजल इतना इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांसमिशन बंद कर सकते। मेरे को डिसीज आ गया तो मैं डिसीज नहीं दे सकता। और भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा एल्ला का ये इंटरव्यू आप आज शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर देख सकते हैं। लाहौर में राजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को गिराने के विरोध में दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने एकत्रित होकर पाकिस्तान के प्रति विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। बाद में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है।
नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के दल से प्रधानमंत्री का संवाद। पीएम ने ओलंपियन से देश में खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का किया आह्वान। खिलाड़ियों ने पीएम के साथ अपने अनुभव किए साझा। पीएम ने मेडल न जीतने वाले खिलाड़ियों का भी बढ़ाया उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिवाइवल पर लगी मुहर। पाम ऑयल का आयात घटाने का फैसला। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन को मिली मंजूरी। अफगानिस्तान में उथल-पुथल जारी। तालिबान के बड़े नेता पहुंचे काबुल। अमेरिका और ब्रिटेन हालात पर चर्चा के लिए G7 बैठक आयोजित करने के लिए सहमत। यूरोपीय संघ ने कहा, जब तक मानवाधिकारों का सम्मान नहीं, तालिबान से नहीं कोई संबंध। पेगासस मामले में जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग को रद्द करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार के आयोग गठन के फैसले को बताया असंवैधानिक। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में होंगे शामिल। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से अफगानिस्तान के मसले पर की चर्चा। जयशंकर आज प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग विषय पर खुली चर्चा में होंगे शामिल। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या मार्च 2020 के बाद सबसे कम। वहीं टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 56 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल टोक्यो पहुंचा। पहले बैच में 2016 रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। खासतौर पर पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार के किसानों के लिए कुछ अहम कदमों की घोषणा की गई है।
पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, किस तरह से इस पूरी योजना के तहत खासकर पूर्वोत्तर के किसानों के लिए एक बड़ा फायदा खेती किसानी से जुड़े किसानों के लिए, साथ ही साथ पूरा देश में आत्मनिर्भरता को लेकर, जिस तरह से तेल के उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, उसमें एक अहम फैसला होगा? निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि नेशनल पाम ऑयल मिशन का ऐलान किया गया है और इसमें 11,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है और खास तौर पर उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर पाम ऑयल की खेती हो सकती है। चूंकि भारत इस क्षेत्र में आयात पर निर्भर है, हम जानते हैं कि जो हम खाद्य तेलों का आयात करते हैं उसमें से 56% पाम ऑयल का आयात करते हैं और किस तरह से हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि एक बड़े मिशन की शुरुआत की गई जिसमें प्रयास किया जाएगा खासतौर पर उत्तर पूर्व के इलाके या फिर जिन राज्यों में इसकी खेती बढ़ाई जा सकती है उसका रकबा जो मौजूदा रकबा है उससे 3 गुना तकरीबन करने की कोशिश की जाए। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब इतने बड़े एक मिशन की ऐलान की गई है। चूंकि हमने देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तमाम क्षेत्रों में देश में प्रगति हुई है, हम निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक खाद्य तेलों का सवाल है उसमें हम अभी भी आयात पर निर्भर है बड़ी मात्रा में। हालांकि तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ा है, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन पाम ऑयल की जो आयात है वो अभी काफी बड़ी मात्रा में की जाती है। तो ऐसे में कोशिश इस बात को लेकर है कि इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना जा सके और इसमें जो चुनौतियां हैं, जो एक तरह से दिक्कतें होती थी किसानों को, वो देखते हुए एक पूरा समग्र प्लान बनाया गया है। किस तरह से किसानों को उनकी तय कीमत सुनिश्चित हो, किसानों को मदद की जाए। 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एक तरह से सहायता देने की बात कही गई है, जबकि मौजूदा सहायता सिर्फ 12,000 प्रति हेक्टेयर है। तो इस तरह की जो तमाम चुनौतियां हैं जिसमें किसानों को दिक्कत होती थी, चाहे वो तय कीमत न मिलने की बात हो या बाजार में वो अवस्थापना या बाजार में ऐसे जुड़े उद्योग जो है वो ना होना, खासतौर पर उत्तर पूर्व के इलाकों में, तो उसके गठन के लिए भी ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। तो 11,000 करोड़ की ये जो योजना है ये इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी होगी 60-40 की होगी, जबकि उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए 90-10 यानी 90% पैसा केंद्र लगाएगा और 10% उत्तर पूर्व के राज्य लगाएंगे। तो एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कह सकते हैं खाद्य तेलों में की गई है। जी शैलेंद्र, किस तरह से आम आदमी की जेब और स्वास्थ्य दोनों पर असर डालेगी ये पूरी योजना? ये देखिए, हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब हम देखते हैं कि जरूरत के लिहाज से खाद्य तेल की कमी है देश में, तो ऐसे में कई बार उसका कीमतों पर असर पड़ता है और कई बार हमें जब आयात करना होता है तब उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो एक तो कीमतें वाजिब रहेंगी, जो बाजार में जो खाद्य तेलों की कीमतें हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगी जब घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अक्सर आप जानते हैं कि कई बार ये देखने को मिलता है कि खाद्य तेल, शुद्ध खाद्य तेल की जो उपलब्धता है उसको लेकर भी एक चुनौती होती है। लेकिन जब तिलहन का उत्पादन जिस तरह से बढ़ रहा है और पाम ऑयल की खेती का रकबा बढ़ाने की जो योजना है, उससे जब पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ेगा तो जो खाद्य तेलों को लेकर जो एक कमी है मौजूदा समय में भारत में जरूरत के लिहाज से, वो कमी पूरी होगी, जिससे जो कीमतें हैं उस पर भी एक लगाम लगेगी लंबे समय में। तो निश्चित तौर पर ये उसका एक सकारात्मक असर आने वाले वर्षों में दिखेगा जब एक बड़ी कार्य योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, जो कि 11,000 करोड़ की ये परियोजना है और रकबा इसमें बढ़ाने की बात कही गई है। तो उसका सीधा असर उत्पादन पर, खाद्य तेलों के उत्पादन पर दिखने वाला है अगले कुछ वर्षों में। लेकिन एक चुनौती इसमें रहती है, क्योंकि अगर आप पाम ऑयल की बात करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये इसके जो खेती होती है उसमें 5 से 7 वर्ष बाद फल आने शुरू होते हैं। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से देखें तो काफी समय लगता है। तो ऐसे में किसानों को एक गारंटी देने की जरूरत है कि जब उनका उत्पादन हो तब उसकी कीमतें कम न हो। तो इसलिए सरकार ने योजना बनाई है। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि अगर तय कीमत से कीमत कम होती है तो उसकी भरपाई सीधे खातों में की जाएगी डीबीटी के जरिए। साथ ही साथ जिस तरह से अन्य फसलों का मूल्य निर्धारण होता है, हम जानते हैं जैसे एमएसपी है गेहूं और धान के लिए, तमाम अन्य फसलों के लिए घोषित होती है, उसी मैकेनिज्म के तहत इसकी भी एक कीमत तय की जाएगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।
और बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात की। खिलाड़ियों ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने मेडल न जीतने वाले खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने एक एक खिलाड़ी के साथ मिलकर बातचीत की और खिलाड़ियों के मेडल के साथ फोटो भी खिंचवाई। हॉकी में 41 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम ने पीएम मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट की। गौरतलब है कि इस बार का ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा और देश ने पहली बार कुल 7 मेडल अपने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में 100 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ट्रैक एंड फील्ड में देश को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया था। रवि दहिया ने कुश्ती में और मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया था। वहीं पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। सचमुच में अपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है और खेल में इंटरेस्ट ये ओलंपिक अपने देश में मेडल से ज्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को जरा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया, तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा। इस ओलंपिक के बाद माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करो। ओलंपिक 2020 में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को उनका फेवरेट चूरमा परोसा गया। कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है। हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहाँ से आते। और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, पीएम मोदी ने मीराबाई चानू की सराहना करते हुए कहा कि ट्रक ड्राइवरों का धन्यवाद करने की उनकी बात